बंद है, ऑन करो यार। हाँ वो देखो बंद है बोर्ड। ऑन कर रहा हूँ जब मीटर। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 3 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन बढ़िया चैप्टर है पेपर के शेयर के हिसाब से, है ना, और आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये जो पहला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट से। डिस्प्लेसमेंट करंट से एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज वगैरह, इसमें से क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा टॉपिक होता है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन 3 टॉपिकों से क्वेश्चन मेनली बनते हैं, स्पेक्ट्रम से, प्रॉपर्टीज से और डिस्प्लेसमेंट करंट। इनमें से स्पेक्ट्रम में तो कुछ पढ़ना होता नहीं, सिर्फ याद होना चाहिए किसकी वेवलेंथ कितनी, यही पूछा जाता है स्पेक्ट्रम में कि एक्सरेज की वेवलेंथ का रेंज क्या है, या फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी है किस वेव की होती है, तो वो पार्ट याद करना। और इसमें भी बहुत बेसिक बातें होती हैं सारी। और क्वेश्चन जो आता है आजकल, जैसे 24 में स्पेक्ट्रम का भी क्वेश्चन आया था और प्रॉपर्टीज का भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो वो जो क्वेश्चन आता है, आज बुकलेट तो शायद अभी मिल नहीं पाएगी, जो कि इतना पानी बरस रहा है वो डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। रोज का रोज बनती है, रोज छपती है, वो तो छाप के देता है रात भर में, उसको एक्स्ट्रा पे करके, क्योंकि शाम को 9, साढ़े 9, 10 बजे उसको दिया जाता है मटेरियल, और सुबह उसको 8 बजे देना होता है। तो अगर आप जब आएगा तो मिल जाएगी आपको। तो आज इसको इस हिसाब से देख लो इस पर, और बाकी थोड़ा बहुत नोट कर लेना, करना होगा, बाकी जब मिलेगी बुकलेट तो करना उस पर। तो देखो इसमें ये है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जल्दी से इसको देख लेते हैं फटाफट, आसान चैप्टर है, जल्दी खत्म करते हैं। मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय में सोचा था। उन्होंने बताया था एक्सेलरेटेड चार्ज, जब कोई चार्ज एक्सेलरेशन में होता है, याद करिए मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया था, चार्ज रेस्ट में है तो केवल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज अगर मोशन में रहते रहते एक्सेलरेशन भी है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में आपके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो ये उसी के ऊपर लिखा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज एंड ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब जिसमें चार्ज बार बार बदल रहा हो। अब ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब ये नहीं कि यहां चार्ज बांध दिया और ऐसे, मतलब ये भी प्रोड्यूस करेगा, इसमें भी एक्सेलरेशन होगा। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद बदलता रहे, बार बार अपने आप को रिपीट करता रहे, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेटिंग चार्ज, जैसे एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हैं, उधर वाले क्लासेस में जब साल भर पढ़ा था, या कभी तो नाम सुना होगा एलसी ऑसिलेशन का। तो जब कभी किसी बॉडी पे चार्ज बार बार अपने आप को रिपीट करता, 0 था बढ़कर मैक्सिमम हुआ, फिर घट के 0 हुआ, फिर बढ़कर मैक्सिमम हुआ, फिर घट के 0 हुआ, तो उसको कैसा चार्ज बोलते हैं, ऑसिलेटिंग। और वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करता है। एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम में इनकी स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी से डिनोट करते हैं इसको, है ना। और सी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 1/√μ0ε0। μ0 क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, ये इन वेव्स को किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, पता है सबको ना। मैकेनिकल वेव जो साउंड वेव जैसे हम बोल रहे हैं आवाज निकल रही है, कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स में ट्रैवल करने के लिए, वेव को आगे जाने के लिए, एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। इन दीज वेव्स, ये इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी बातें बेसिक थी। इन दीज वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली वर्ड कल यूज किया था एसी में, पता है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन भी एसी टाइप की होगी और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी एसी टाइप की होगी। साइनोसॉइडली मतलब एसी की टाइप की, अभी आगे आएगा। ई एंड बी बिकम मैक्सिमम, ई और बी जो है ये मैक्सिमम हो जाते हैं एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका नीट में तुम्हारे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे 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 बदलते हैं। तो ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम मैक्सिमम एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम, मतलब साथ साथ बदलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ जीरो होते हैं, साथ साथ मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ घट के फिर जीरो होते हैं, साथ साथ डायरेक्शन बदल के अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ फिर जीरो होते हैं। बात समझ आ रही? होते कैसे हैं आपस में तीनों? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव, तीनों का डायरेक्शन आपस में कैसा होता है? परपेंडिकुलर, ऐसे होते हैं, समझ लो ऐसे। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो वेव ऐसे चलती, देखो ऐसे। बात समझ में आ रही? और ये बदलते कैसे हैं? ऐसे। जैसे अभी तीनों क्या है? ये मैक्सिमम दोनों, अब आगे गए दोनों साथ साथ क्या हो गए? जीरो, फिर दोनों साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आएगी ना बात? ये समझ आएगी ना बात? ये साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ जीरो, साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम, तीनों आपस में कैसे? परपेंडिकुलर, है ना? बात समझ आ गई? तो साथ साथ मैक्सिमम होते हैं सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसके भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन टू फील्ड्स कितना होगा बताओ? जीरो। जब सब कुछ साथ साथ हो रहा मतलब फेज डिफरेंस जीरो। बात समझ में आती? फेज डिफरेंस π/2 का मतलब होता है जब एक जीरो होगा तो दूसरा क्या होगा? मैक्सिमम। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब होता है साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ जीरो। और फेज डिफरेंस π/2 का मतलब एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम। फेज डिफरेंस पाई का मतलब एक प्लस में मैक्सिमम तो एक माइनस में मैक्सिमम। बात समझ में आती है? तो यहां फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी की तरह है बिल्कुल। तो जब एसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, बदलता है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस पे भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या होता है? सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो किसके बराबर होता है? सी के। और इसको आप अगर ये वैक्यूम में है तो ये कहां के लिए है? वैक्यूम। और मान लो किसी मीडियम में मूव कर रहे हैं तो वेव अगर किसी मीडियम में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो उस मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी होगी उसके बराबर। और मीडियम में वेव की वेलोसिटी क्या होती है? c/μ। ये आगे आएगा, ठीक है ना? c/μ। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैन बी डिटरमाइंड बाई E क्रॉस B। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है उसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है? E क्रॉस B। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो किसका डायरेक्शन आ जाएगा? वेव का डायरेक्शन। बात समझ में आई? जैसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो बताओ क्या लिखेंगे? जे क्रॉस वेक्टर जे। और मैग्नेटिक फील्ड मान लो आई डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे? आई। और जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। आई क्रॉस जे के होता है और जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। तो इसका डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के, यानी वेव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाएगी। ये तो पता है ना सबको? इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जितनी बातें स्टेटमेंट लिखे हैं हर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है ना? जितने स्टेटमेंट लिखे। ये वेव देखो बनी हुई है, ये ऐसे जो शेडेड बना है समझ लो वो बोर्ड पे बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जो व्हाइट कलर का एरो दिख रहे हैं ये वाला समझ लो बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये शेड किस पे बना है? बोर्ड पे। और ये समझ लो बोर्ड से बाहर निकला हुआ। तो बताओ परपेंडिकुलर हो गया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे। और ये वेव का डायरेक्शन हो गया।
तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में है, वाई में, तो वेव किधर जा रही है, जेड में। और ये अपने मन से नहीं एक्स वाई जेड लिख लिया गया। अब डायरेक्शन निकालो यहां से, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में वेव जाती है, ई का डायरेक्शन बोलो एक्स, बी का डायरेक्शन बोलो वाई, तो आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में वेव जाएगी, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो के डायरेक्शन में वेव जा रही, जेड डायरेक्शन। समझ आई बात ये। अब इसके बाद इसमें एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो जो वेव का मतलब होता है एनर्जी का मोशन, बहती हुई ऊर्जा, फ्लोइंग एनर्जी, उसको वेव कहते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही मतलब एनर्जी जा रही है, मैकेनिकल वेव जा रही तब भी एनर्जी जा रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे हमारी जो साउंड वेव है ये कैसी वेव है, मैकेनिकल, तो ये अपने साथ जो एनर्जी ले जाती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी ले जाती है वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। बात समझ में आती है। तो कोई भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करके ले जाती है, और कितनी एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करके ले जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ कितनी एनर्जी कैरी करके ले जाती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। कितनी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैरी करके ले जाती है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। कितनी टोटल एनर्जी अपने साथ कैरी करके ले जाती है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो ये कह रहे हैं, इसमें याद करना है कि एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो उसको, एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये तीनों कैसे, दोनों कैसे होते हैं आपस में बराबर। और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप लोग, क्या होता था बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता था, लेकिन यहां पर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जानते हो, ई नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी की, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, है ना। तो मतलब चाहे अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछे, दोनों का फार्मूला अलग अलग लिखा लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आई। बात समझ में आती। जैसे कहो सर कैसे सेम हो गया, तो चेक कर लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, तुम कह रहे हो सर ये कैसे इसके बराबर है, तो देख लो अभी पढ़ा पीछे, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी। तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। तो बताओ ई नॉट को बी नॉट इंटू सी लिख सकते, ई नॉट को बी नॉट इंटू सी लिख दो, तो बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ गया। सी अभी पढ़ा था तुमने क्या होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या होगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ गया बताओ 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, सेम आ गया। तो अब ये समझ लो एक बार, लेकिन याद करो, इसको बार बार डिराइव करने का ना रखो, है ना, इसको याद रखो। एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो दोनों जोड़ देंगे, बताओ, और जब दोनों जोड़ेंगे तो 1/4 जुड़ के क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये कैसे बराबर है, ये डिराइव कर सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो ये होता है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में पूछा जा चुका है कि तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है, तो क्या रेशियो होता है 1:1, बराबर है दोनों, तो क्या रेशियो होगा 1:1। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस ऑप्टिकल इफेक्ट, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट वेक्टर। ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब जो लाइट के इफेक्ट्स होते हैं वो भी ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसको और कौन सा नाम देते हैं, लाइट वेक्टर। तो कभी अगर लाइट वेक्टर बोला जाए मतलब किस वेक्टर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑप्टिकल इफेक्ट को भी क्रिएट करता है। Electromagnetic wave is not deflected by electric field as well as magnetic field because it consists of uncharged particles called photons. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये भी थ्योरी है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, ये जो बताया ये वेव थ्योरी के हिसाब से है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होती है,
और क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब फोटॉन्स का झुंड ट्रैवल कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या है, बेसिकली फोटॉन्स का झुंड। और फोटॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। ये क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन है। तो जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब फोटॉन्स का पूरा झुंड ट्रैवल करके जा रहा है। बात समझ में आई? और चूंकि फोटॉन्स चार्जलेस होते हैं, सबको पता उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर पड़ता है ना मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है और आप कह दो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें अलग से, तो क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम मानते हैं फोटॉन से बनी होती क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। कोई दिमाग में कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है? वेव थ्योरी के हिसाब से क्या प्रेजेंट होता है उसमें, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वो किससे बनी होती है, फोटॉन से। समझ लो पूरा जुलूस जा रहा है फोटॉन्स का, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। बात समझ में आती? अब आती है बात ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी कैरीड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी जूल में होगी, टाइम सेकंड में, और एरिया मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकंड क्या होगा, वॉट, और एरिया मीटर स्क्वायर है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो आप यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिए, नाम पर नहीं। जैसे आपके पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है और उसमें इन्होंने लिखा था एनर्जी फ्लक्स ऑफ वेव इज इतना। तो आप पता चला पढ़ रहे हो क्वेश्चन तो लगेगा एनर्जी फ्लक्स तो कभी सुना ही नहीं, सर ने बताया ही नहीं। एनर्जी फ्लक्स लिखा था और यूनिट दी थी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ किसकी बात कर रहे हैं वो, इंटेंसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटेंसिटी होती है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो, ये होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या पढ़ी थी आपने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। या इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो अगर आरएमएस के फॉर्म में लिखो तो किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू सीखी थी कल हम लोगों ने, क्या होती है, पीक वैल्यू अपॉन √2। तो ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो, √2 ई आरएमएस। तो यहां ई नॉट की जगह √2 ई आरएमएस लिख दो। स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर इनटू सी, है ना। फॉर्मूला हर फॉर्म में याद रखो, दिमाग में रखो, जिससे क्वेश्चन पेपर में कुछ मिले तो कंफ्यूज ना हो, दिमाग में आ जाए, स्ट्राइक कर जाए। अच्छा, ये दोनों बराबर होते हैं तो इंटेंसिटी को चाहे इससे एक्सप्रेस करो चाहे इससे एक्सप्रेस करो। इससे एक्सप्रेस करोगे तो हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, या बी नॉट को क्या लिख देंगे, बी आरएमएस इंटू √2, तो ये आ जाएगा बी आरएमएस स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी। अब हर चीज याद नहीं कर सकते तो इतना तो समझ के लिख सकते हो, ये वाला याद ही है। अच्छा, ये वाले में भी याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। एनर्जी डेंसिटी बताओ क्या होती है, एनर्जी कैरीड पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? यूनिट से चेक कर सकते हो, कर लोगे इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। कोई भी वेव अपने साथ क्या कैरी करके ले जाती है, एनर्जी और मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है U बाई सी, जितनी एनर्जी कैरी कर रही है डिवाइडेड बाई सी, है ना। क्यों ये फॉर्मूला होता है, एनर्जी बताओ, ये जो फोटोन की एनर्जी पढ़ते हैं उसके लिए भी यही होता है। बात समझ आती? तो जो मोमेंटम होता है वेव का, उसका फॉर्मूला होता है U बाई सी, एनर्जी अपॉन सी। एनर्जी को सी से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, वेव का मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम लिखना है तो सीधे याद कर लो, सी है स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद ये आता है रेडिएशन प्रेशर। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे फॉल करती है, टकराती है, तो उस पर वो एक फोर्स अप्लाई करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। क्यों अप्लाई करती है, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से सोचो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ, फोटॉन्स, और फोटॉन्स एकदम पैकेट्स की तरह होते हैं, गोल गोल। अब अगर तुम फुटबॉल टाइप की, बॉल टाइप की कोई चीज लो और दीवार पे पटको तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो समझ लो फोटॉन भी जब टकराते हैं तो उसी तरह से दीवार पे फोर्स लगाते हैं,
उस फोर्स को दीवार के एरिया से डिवाइड कर दोगे, क्या मिल जाएगा? प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर दे देगा। कितना प्रेशर अप्लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर, ये उसका फॉर्मूला लिखा है। 3 कंडीशंस हैं। इफ सरफेस एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, अगर जो रेडिएशन, किसी रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, फोटोन बोलो या रेडिएशन बोलो, तीनों का मतलब सेम है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे फॉल करती है और अगर उसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो प्रेशर वो सरफेस पे लगाती है वो होता है I/C। I इंटेंसिटी है और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई सरफेस पे रेडिएशन फॉल करता है और वो इसको परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो प्रेशर होता है वो क्या होगा? 2I/C। और अगर सरफेस पार्शियली एब्जॉर्बिंग है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, कि मतलब थोड़ा एब्जॉर्ब कर दिया और थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दिया, कभी क्वेश्चन आया नहीं इसलिए हमने डिटेल में नहीं लिखा है, ये होता प्रेशर I/C से ज्यादा होगा लेकिन 2I/C से कम होगा। इसको 2I, जहां जहां करेक्शन कर रहे हैं कॉपी में कर लेना, ठीक है ना, जब वो बुकलेट मिलेगी तो। अच्छा, कितना होगा? जैसे कहो सर इसमें कितना होगा बता दीजिए, तो याद कर लो, फॉर्मूला होता है 2 - A I/C। ए होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, ए जो है यहां पर क्या होती है? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है कि जैसे दी हुई है एब्जॉर्प्टिव पावर 70%, क्वेश्चन में दी होगी ऐसी केस, ऐसा केस आएगा तो दिया होगा। अगर जैसे कहा एब्जॉर्प्टिव पावर 70% है तो ए की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ? 0.7। एब्जॉर्प्टिव पावर 30%, ए की वैल्यू क्या रख दोगे? 0.3। रिफ्लेक्टिव पावर आर होती है, रिफ्लेक्टिव पावर आर होती है, और A = 1 - R होता है, A = 1 - R। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव पावर दी है, उन्होंने कहा एक रेडिएशन किसी सरफेस पे जाके टकराता है और सरफेस की रिफ्लेक्टिव पावर 30% है, सरफेस की रिफ्लेक्टिव पावर 30% है, बताइए प्रेशर कितना लगा? तो रिफ्लेक्टिव पावर 30% का मतलब R की वैल्यू क्या ले लोगे? 0.3। R की वैल्यू 0.3 होगी तो A की वैल्यू क्या होगी? 0.7, और A की वैल्यू 0.7 रखोगे, प्रेशर आ जाएगा। समझ आ गई बात सबको? ये तो A और R समझ जाओगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं पेपर में, तो आने के चांस नहीं, इन दोनों में से आता है जनरली, है ना। अच्छा, ये तो प्रेशर हो गया, और फोर्स पूछेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया क्वेश्चन में दिया हो, है ना, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब आता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये पता है इस वैक्यूम में क्या स्पीड होती है? C। क्या लिखते हैं? 1/√μ0ε0। वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। μ0 क्या होता है? परमेबिलिटी, पढ़ा था ना ये उसमें, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ε0 क्या होता है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन ए वैक्यूम, इन ए मीडियम। किसी मीडियम में स्पीड क्या होती है? तो ये फॉर्मूले ढंग समझ लो, क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था इस पर। किसी मीडियम में अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए याद करिए फॉर्मूला होता है ये, और इस फॉर्मूले में जो लिखा है इसको ढंग से समझिए। V होता है, मीडियम में स्पीड V है। जैसे वैक्यूम में लेते हैं तो यहां क्या लिखते हैं? μ0 ε0। वैसे मीडियम में यहां μ × ε लिख देते हैं। μ0 होता था परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जिस मीडियम में स्पीड लिखनी है उस मीडियम का μ और उस मीडियम का ε0 लेना। अच्छा, ε0 और μ की वैल्यू क्या होती है? तो μ = किसी भी मीडियम का μ होता है फ्री स्पेस का परमेबिलिटी इनटू उस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी क्या होती है किसी मीडियम की? फ्री स्पेस की परमिटिविटी इनटू उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक और नाम से जानते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को तो बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब यहां से μ की जगह क्या लिख दिया गया? μ0 μr। ε0 की जगह क्या लिख दिया गया?
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये लिख दिया गया। समझ आ गई ना बातें। 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, सी। तो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह सी लिख दिया। समझ आ गया ना। ये नीचे क्या बच जाएगा, इधर μr, इधर क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया। और अंडर रूट किसी मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करके रूट ले ले तो ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है μri, ये μri लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, है ना। ये वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, μr इंटू एप्सिलॉन नॉट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता μri, ये गलत लिखा, रूट नहीं लगेगा यहां, ये हो जाएगा c/μri, c/μri, है ना। और μri की वैल्यू किसके बराबर होगी, √μr एप्सिलॉन नॉट। समझ जाएंगे। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से याद रखना है। सारा डाटा यहां लिखा हुआ है, क्या मतलब है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसे दिया होगा, कौन सा इक्वेशन है, साइनोसॉइडल। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन भी इसी तरह होगा। इस इक्वेशन में ये जो लिखा होता है ये क्या कहलाता है, एसी की तरह याद करो, क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। जो टी का कोफिशिएंट होता है ये क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। और जो के एक्स का कोफिशिएंट होता है ये क्या कहलाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2π/λ। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहां साइन ओमेगा टी का प्लस होना चाहिए और के एक्स का क्या होना चाहिए, माइनस, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, है ना। तो याद कर लो, यहां लिखे दे रहे हैं, अगर ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव में है, ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव है, ये पीडीएफ मिल जाता होगा ना ये वाला आप लोगों को, जब मिलेगा तो नोट कर लीजिएगा। अगर ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव है तो जो केक्स वाला टर्म है इसका साइन जो होगा उसके अपोजिट वेव जाएगी। ऐसे लिख देते हैं, अगर ओमेगा टी का साइन नेगेटिव है, अगर ओमेगा टी का साइन नेगेटिव है तो जो केक्स का साइन है, तो जो केक्स का साइन है वही वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, वही वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, होगा एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा। क्या लिखा है समझ लो। अगर इस इक्वेशन में ओमेगा टी का साइन बताओ कौन सा है, माइनस, अगर और के एक्स का साइन बताओ कौन सा है, प्लस। तो अगर ओमेगा टी का साइन माइनस है तो यहां जो भी लिखा है के एक्स, के वाई, के जेड, के एक्स लिखा है तो वेव एक्स में जा रही है, के वाई लिखा है तो वेव वाई में जा रही है, के जेड लिखा है तो वेव जेड में जा रही है। और जो इसका साइन होगा वही वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। जैसे के एक्स कैसा है बताओ, प्लस एक्स, तो हम कहेंगे वेव प्लस एक्स में जा रही है ना। के जेड लिखा होता तो प्लस जेड में जा रही है, माइनस के वाई लिखा होता तो माइनस, लेकिन कब, जब ओमेगा टी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव है तो उल्टा हो जाएगा, समझ जाओगे। बाकी ये बातें वेव में भी आएंगी, जब वेव पढ़ेंगे तो ये कर लोगे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा, सिमिलर, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, वहां पे वही रूल लगेगा, है ना। अच्छा, E0/B0, ERMS/BRMS, E/B सबका रेशियो किसके बराबर होगा, ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के ही स्पीड होती है, इसी को हम किस नाम से डिनोट करेंगे, सी से। वैक्यूम है तो सी कह देंगे और कोई और मीडियम है तो वी हो जाएगा। समझ आ गई बात है। तो E0/B0 इक्वल टू ERMS/BRMS इक्वल टू E/B इक्वल टू ओमेगा बाई के इक्वल टू सी। अब जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैसे आप यहां देख रहे हो E0/B0 इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई के। सी होता है तो याद ही है, ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं सी को। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E0 इंटू के इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, B0 इंटू ओमेगा। अब ऐसे करके चार ऑप्शन बना देते हैं, कौन सा सही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछा जाता है।
इसके बाद तो पॉइंटिंग वेक्टर आता है। पॉइंटिंग वेक्टर को एस से डिनोट करते हैं। ये डिफाइन कैसे होता है पॉइंटिंग वेक्टर? इट इज डिफाइंड एज कितनी, कोई इनडायरेक्टली समझ लो पॉइंटिंग वेक्टर क्या डिनोट करता है, दो चीजें बताता है। एक तो ये वेव की इंटेंसिटी बताता है, क्या बताएगा? वेव की इंटेंसिटी। और दूसरा वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दो चीजें बताता है। अगर आपसे कहें पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, तो आप कहोगे एक ऐसा वेक्टर जो एक साथ दो जानकारी दे दे। पहली जानकारी कौन सी है? वेव की इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी जानते हो, एनर्जी कैरीड बाय द वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और दूसरी जानकारी कौन सी है? वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। समझ आती बात ये? कैसे देखो, ये यही लिखा हुआ है ना? कैसे देखो, एस का फॉर्मूला होता है ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, है ना? इसको ई क्रॉस एच भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ई क्रॉस एच। ये समझ में आ रहा? कैसे लिख दिया? नहीं आ रहा? अरे भाई, बी बाई म्यू नॉट, एच होता है, कल पढ़ा था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी होता था, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती थी। तो बी बाई म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? एच। तो एस होता है ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट या ई क्रॉस एच, है ना? वैक्यूम में कोई और मीडियम होता तो यहां म्यू नॉट के बजाय क्या लिखा होता? म्यू। म्यू नॉट वही परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एस को अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर हटा दें तो ये बन जाएगा ई बी। कैसे बन गया? ई क्रॉस बी बताओ क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो ये ई बी साइन थीटा, ई और बी में एंगल कितना होता है? 90, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो लिख सकते हैं ये इसकी जगह। तो ई क्रॉस बी की जगह क्या आ गया? ई बी बाई म्यू नॉट, ये आ गया। ये बताओ कैसे आया होगा? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है। तो जहां भी बी नॉट हटाना हो, ई नॉट लाना हो, ई नॉट हटाना हो, बी नॉट लाना हो, तो आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। तो ये इससे ये कैसे पहुंचे हम लोग? यूजिंग ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। अब जैसे इसमें क्या गायब कर दिया गया? ये ई नॉट बी नॉट, क्या गायब कर दिया गया है? बी नॉट। तो बी नॉट की जगह क्या रख सकते हो? ई नॉट बाई सी रख दो। बी नॉट की जगह ई नॉट बाई सी, तो ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा बाई म्यू नॉट सी हो। भाई बात समझ में नहीं है? ये एस होता है। एस की यूनिट क्या होगी? इंटेंसिटी देता है। तो बताओ यूनिट क्या होगी एस की? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कहें इसकी यूनिट बताइए तो आप कहोगे सर वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। समझ आई बात ये? और एस वेव का डायरेक्शन कैसे देगा? तो ई क्रॉस बी। अच्छा ये देखो, ये दिखाया गया, वेव इधर जा रही है, और जब वेव इधर जा रही है तो देखो ये वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक सरफेस ले ली गई जिसका एरिया ए है, और इस सरफेस को क्रॉस करके पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जितनी एनर्जी जाती है उसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, या उसी वही कहलाती है इंटेंसिटी। बात समझ में आती है? ये एस डायरेक्शन कैसे देता है? तो ये लिखा हुआ है ई क्रॉस बी, पहले भी बताया था ये फर्स्ट पॉइंट में। ई क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ई क्रॉस बी जो है ये वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देता है। यूनिट ऑफ एस तो आप सबको पता ही इंटेंसिटी है, तो यूनिट क्या होगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एक ई क्रॉस बी वेव का डायरेक्शन कैसे देता है? देखो समझ लो, जैसे एग्जांपल दे दें, आपसे कह दें एक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट आई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस के कैप में है। पूछ रहे हैं वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताओ। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? बताओ क्या फॉर्मूला होगा? क्या होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी करो। ई है आई कैप और बी क्या है? माइनस के। आई क्रॉस माइनस के कर लोगे? ये करना आता है कि नहीं आता? ये करना आता है कि नहीं सबको? ये आई बना लेते हैं, ये जे बना लेते हैं, और ये के बना लेते हैं। ये बना लेते हैं ऐसे। आई जब क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के। जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ये होता है। उल्टा चलना पड़ता है कभी तो माइनस लगा देते हैं। तो जैसे अब आपसे कहा गया जे क्रॉस आई, तो क्या होगा? माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। समझ जाएंगे? तो यहां पर आई क्रॉस माइनस के है, तो माइनस तुम अलग कर लो, आई क्रॉस के बन जाएगा।
अब आई क्रॉस के में आई से के जाओ, तो देखो कैसे जाओगे, जानोगे सीधा चलना के उल्टा। इधर से आओगे तो इसको फांद के जाना पड़ेगा, और फांदना नहीं होता है तो उल्टा आएंगे, आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। तो ये माइनस पहले से था और ये माइनस जे और आ गया, तो क्या आंसर आ गया, प्लस जे। समझ जाएंगे, जो एस का डायरेक्शन आया वही वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, तो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा, जे का है। समझ आ गई बात ये क्वेश्चन है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, देख के बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलॉन्ग है। अरे एक्सिस नाम बताओ, एक्स नहीं, यहां एक्सिस नहीं, यहां से एक्सिस नहीं, बस यहां से वेव का डायरेक्शन पता चलेगा। एक्सिस बताओ, ये लिखा है, ये बी के साथ क्या लिखा है, वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, ठीक। वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताओ, ओमेगा टी वाला टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यार ओमेगा टी ये लिखा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। जब ओमेगा टी नेगेटिव होता है तो जो एक्स वाला डायरेक्शन है वही वेव का डायरेक्शन। इसका साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस होगा, और लिखा क्या है यहाँ एक्स, तो एक्स लिख देंगे, वाई लिखा होता वाई लिख देते, जेड लिखा होता जेड लिख देते। बात समझ में आई कि नहीं, तो किधर जा रही वेव, प्लस एक्स में, नहीं बात समझ में आई, आगे बात समझ में, प्लस एक्स में। अच्छा इसका फेज पूछ लिया जाए तो बता दोगे, कल एसी में सिखाया था, बता दो जरा जल्दी से, और तैयार है ना, ये रॉड वॉड उखाड़ के और सिर पे फोड़ेंगे, बताओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, एसी से कंपेयर करो, क्यों नहीं है, ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए था। तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अगर फेज, जब फेज लिखना होगा तो ही ये मेहनत करनी है, बाकी नहीं करनी। फेज नहीं पूछेंगे तो बाकियों में इसकी मेहनत और जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये करने की जरूरत नहीं, फेज पूछा ही नहीं उन्होंने। अब अगर फेज पूछते तो ये करना पड़ता। तो आप क्या करोगे, अंदर ओमेगा टी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और है कैसा, माइनस, तो इसको माइनस कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 था ही, है ना, साइन और माइनस कॉमन ले लिया, तो अब बताओ प्लस हो जाएगा ये, 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई टी माइनस 5000 पाई एक्स, ये हो गया। और इस माइनस को बाहर निकाल लें, ये थीटा मान लें पूरे को, तो बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। तो अब इस माइनस को बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, -8 इंटू 10 टू द पावर -6 साइन 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई टी माइनस 5000 पाई एक्स। ये इक्वेशन आ गई। अब बताओ अंदर सही हो गया कि नहीं सही हो गया, लेकिन बाहर गड़बड़ हो गया। और बाहर माइनस होता है तो क्या करते थे, माइनस हटा देते थे और अंदर पाई जोड़ देते थे। पढ़ो, अब कम से कम पढ़ो। 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई टी। और ये समझ लो पूरा दिमाग का खेल होता है। जितना दिमाग को कमजोर बना लोगे, जितना तुम माइंडसेट कम कर लोगे, उसका उतना फर्क पड़ता है। इसलिए अच्छा कॉलेज इसलिए नहीं अच्छा होता है कि वहाँ अच्छे टीचर होंगे। आईटी में कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जैसे बीएचयू भी था ऐसा ही, कि सब जैक वाले प्रोफेसर थे, एक से एक अजीब टाइप के। कोई क्लास अटेंड नहीं करता था बच्चा, बस एक ही टीचर को बस थोड़ा ध्यान देते थे बच्चे, बाकी कोई क्लास अटेंड नहीं करता था। लेकिन कॉलेज क्यों अच्छा था, हो सकता है आईआईटी बीएचयू से 10 गुना अच्छे प्रोफेसर बीबीडी में हों, लेकिन कॉलेज आईआईटी बीएचयू आईआईटी क्यों है, क्योंकि बच्चे अच्छे जाते हैं, माहौल अच्छा होता है। अब माहौल ये होता है, जैसे मान लो अब कुछ हम पूछे, माहौल का असर समझ लो क्या होता है। जैसे हमने कल पूछा कि कल भैया 2 चैप्टर करके आना, और पता चला पूरे क्लास में तुम ऐसे क्लास में बैठे हो कि तुम्हारे अगल बगल वाले, जब पूछा गया कौन 2-2 चैप्टर करके आया, तो 100 हाथ खड़े हो गए, सर हम 6 चैप्टर करके आए, सर हम 15 चैप्टर करके आए। तो जाहिर सी बात तुम्हारा ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ जाएगा। और ऐसी क्लास में बैठे हो कौन 2-2 चैप्टर करके आया, तो खुसर फुसर क्या करने थे क्या, तो जाहिर सी बात तुमको लगेगा हमने तो 2 चैप्टर में से एक सवाल किया है, हम बड़े टैलेंटेड, बहुत मेहनती है, इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। वो माहौल का असर पड़ता है। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ो लिखो और अब जुटो, अब इस पे दिमाग को बढ़ाओ, माइंडसेट को चेंज करो। ये समझ लो जितना संकुचित हो जाओगे बस अब इतना ही हो पाएगा, थक गए, नहीं होगा। जुटो और जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये इसमें जब बाहर का माइनस हटाते हैं तो अंदर क्या जोड़ देते हैं, पाई। तो
माइनस 5000 पाई एक्स प्लस पाई। अब बताओ इसका फेज कितना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये क्या हो गया पीक वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तुम ये सब ना करते तो भी पीक वैल्यू वही होती। ओमेगा कितना है जो टी के साथ लिखा हो, तुम ये सब झंझट ना करते तब भी ओमेगा वही होता। के कितना है जो एक्स के साथ लिखा होता है वो क्या होता है के, ये इसी में नहीं आता था, यहाँ एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स के साथ लिखा वो के है, तुम ये सब मेहनत ना करते, के वहां भी उतना ही था। वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अब यहाँ ओमेगा टी नेगेटिव था तो तुम इसके साइन के हिसाब से बताते थे, और जब ओमेगा टी पॉजिटिव होगा तो इसके साइन का उल्टा, है ना, तो वो अभी भी वही आएगा। बस अंतर किस में आएगा, ये मेहनत केवल कब करनी पड़ेगी जब फेज निकालना होगा। अब यहां से तुम फेज लिखते तो क्या आंसर आता, ये आता कि ना आता, गलत हो जाता, और अब फेज लिख रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, ये प्लस पाई, ये सही आंसर होगा। तो फेज लिखने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए, बाकियों में स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा गया बात सबको। अब बताओ फ्रीक्वेंसी वेव की निकालनी, निकाल लोगे? ओमेगा कितना है बोलो, जो टी के साथ लिखा हो, टी के साथ क्या लिखा है, और ओमेगा कभी नेगेटिव तो होता नहीं है तो माइनस नहीं लेना, 3 × 10⁻11 पाई टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई एन, तो एन सॉल्व हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/n होता है, टी सॉल्व हो जाएगा। वेवलेंथ बताओ, जो एक्स के साथ लिखा होता है क्या कहलाता है के, तो के कितना है बोलो 5000 पाई, और के को क्या लिखते हो बताओ 2 पाई बाय लैम्डा, अभी पीछे बताया, तो 5000 पाई सॉल्व करोगे तो पाई पाई कैंसिल होकर लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। स्पीड ऑफ वेव बताओ, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, v = ओमेगा बाई के, ये तो होती है, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है ओमेगा बाई के, ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू तो बी नॉट पता है तुम्हें, बताओ बी नॉट कितना दिया है, 8 × 10⁻⁻6, और E नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या होता है C, लेकिन C नहीं V। यहां क्या ये लिखा है कि वेव जो है वो वैक्यूम में मूव कर रही है, नहीं लिखा है। जब वेव वैक्यूम में मूव कर रही है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जो स्पीड वेव से निकल कर आएगी वो यूज करो, तो यहां जो v सॉल्व होकर आएगा वो यूज करो, बात समझ में, v निकल जाएगा ओमेगा बाई के से। अब E नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे v, बी नॉट तुम्हें पता है और क्या निकालना है E नॉट, और v भी तुम्हें पता है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो E नॉट निकल जाएगा, बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बोलो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। देखो नीचे लिखा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बुकलेट मिलेगी उसमें आंसर लिखे होंगे सारे, है ना, सारे आंसर होंगे उसमें, हर क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वेव किधर जा रही है प्लस एक्स में, प्लस एक्स में, तो y में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेव प्लस एक्स में जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा z में, लेकिन z में प्लस z या माइनस z, ऐसे नहीं, चेक करो, वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है E क्रॉस B के डायरेक्शन में, यही तो होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर आ रहा है, किधर दिया है I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं है तो E को ही मान लेते हैं, और क्रॉस B कैप, B किधर दिया हुआ है J में। अब क्या करें कि I आ जाए, क्या क्रॉस J = I होगा, बना लिया करो तुरंत, बताओ क्या करें कि I आ जाए, J क्रॉस K I होता है, लेकिन हमें J बाद में लेना है, तो क्या करें बताओ, K क्रॉस J माइनस I होगा, K क्रॉस J माइनस I होगा, लेकिन हमें तो प्लस I चाहिए, तो E क्या होना चाहिए माइनस K क्रॉस J। अब देखो माइनस K क्रॉस J में K क्रॉस J करोगे तो माइनस I आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा आया, माइनस K। आई बात समझ में, डायरेक्शन E क्रॉस B से निकलता है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लोगे, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ, Z, तो EZ लिखेंगे। एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिख देंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे यहां से। फेज चेंज होता है कि नहीं होता इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, सेम फेज, तो एंगल सेम रहेगा,
तो जो उसमें साइन था वही इसमें रहेगा, जो उसमें लिखा था मैग्नेटिक फील्ड में, क्या लिखा था बताओ मैग्नेटिक फील्ड में, 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 11 पाई टी। तो 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई टी, ये लिख दिया जाएगा। 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई टी, ये लिख दिया जाएगा। लिख लोगे ऐसे। अच्छा x तो वेव का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा, z में, और यहाँ एम्पलीट्यूड लिख लोगे नहीं लिख लोगे एक्सप्रेशन, ई नॉट निकाल लो, ई नॉट निकल जाएगा यहाँ से। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये हर क्वेश्चन पे एक पॉइंट है, हर क्वेश्चन पूरी बुकलेट को ढंग से तैयार करना, एक एग्जाम्पल, एक एक पार्ट, एक एक चीज को समझ के, और कोई दिक्कत आया करे तो नेक्स्ट टर्म पे उसको करके लाया करो और पूछ लिया करो। अब आता है इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, तो ये कई बार आगे यूज होगा। अगर कोई पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी इमिटेड किसी सोर्स के द्वारा। सोर्स किसको बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, पर यूनिट टाइम कितनी वेव्स निकल रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं, पावर। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, ये पावर कहलाती है ना। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। कैसे, इंटेंसिटी, एनर्जी, पावर क्या है बताओ, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट टाइम तो पावर हो गया, और पर यूनिट एरिया एक्स्ट्रा आ गया। बात समझ में आई। और पावर का फॉर्मूला P है, पावर तो P है, और एरिया क्या होगा, तो देखो इससे r डिस्टेंस पे स्फीयर बना लोगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती थी वैसी सरफेस बना लोगे, और बताओ अगर ये स्फीयर है तो एरिया क्या होगा, 4πr²। तो इंटेंसिटी हो जाएगी P अपॉन 4πr²। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू किसके हो गई बताओ, 1/r²। बात समझ में आई है। तो ये याद कर लो, पॉइंट सोर्स के लिए सोर्स से ये I क्या है, सोर्स से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है, I प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लाइन सोर्स अगर हो, लाइन सोर्स का मतलब सोर्स वाइस ऐसा हो, जैसे रॉड कैसा सोर्स है, एक लाइन सोर्स, छोटा सा बल्ब कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स। तो लाइन सोर्स के लिए उसी तरह से निकलेगा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता आपके नीट में। प्लेन सोर्स का मतलब है जिसमें वेव्स इंफिनिटी से आ रही है। प्लेन सोर्स का मतलब है जो सोर्स कहां रखा हो, इंफिनिटी पर, फिर वो चाहे पॉइंट हो, चाहे लाइन हो, चाहे जैसा हो। अगर वो इंफिनिटी पर है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, मतलब इंटेंसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो पॉइंट सोर्स से जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। लाइन सोर्स से जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन प्लेन सोर्स में इंटेंसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो प्लेन सोर्स आपके मतलब का है और लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स आपके मतलब का है। ये कल जब हम लोग वो पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर, उसमें भी आएगा और वेव में आएगा, इसलिए इसको आगे भी देख सकते हैं, कई बार रिवाइज हो। अब आता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। अब क्वेश्चन ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक पॉइंट सोर्स है ये, और कह रहे हैं इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। सोर्स का मतलब फोटॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। इससे r डिस्टेंस पे बताओ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा। एक निकल जाए तो दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि E0/B0 इक्वल टू क्या होगा, C। E0 पता है तो B0 सॉल्व हो जाएगा, B0 पता है तो E0 सॉल्व हो जाएगा। कोई एक निकल जाए, बता सकते हो कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक पीछे जो पढ़ा वो सब आया हुआ पार्ट है, ये आने वाले में से है। नया क्वेश्चन आएगा, अच्छा पेपर आएगा तो ये आएगा, नहीं तो फिर वही पुराना घिसा पिटा आएगा। बता सकते हो क्या करें, क्या निकाल लें। देखो इस सोर्स की पावर गिवन होगी आपको, देख लो बहुत टाइम तो है नहीं, अब इस वक्त खत्म करना है इसको। पावर दी होगी सोर्स की। अब अगर सोर्स की पावर गिवन है तो बताओ r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी लिखना बताया, क्या हो जाएगी यहां पर बताओ इंटेंसिटी, P अपॉन 4πr², ये दिया हो जाएगी। अच्छा ये जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया पीछे, क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू C, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये बताया। तो इंटेंसिटी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू C।
अब बताओ पूरे में केवल क्या अननोन है, ई नॉट। पी क्वेश्चन में दिया होगा, आर क्वेश्चन में दिया होगा, सी आपको पता होता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता होता है, क्या अननोन है यहां से, ई नॉट। इसी को और क्या लिख सकते थे तो हम एनर्जी डेंसिटी को, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, तो बी नॉट सॉल्व हो जाता। या ई नॉट ऐसे सॉल्व कर लिया है तो बी नॉट के लिए क्या कर लोगे, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये क्वेश्चन है कैसा आएगा देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100 वॉट बल्ब। ये 100 वॉट क्या हो गई, पावर, तो पावर दे दी गई 100 वॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ये आर 3 मीटर क्या हो गया, आर हो गया। एज्यूम दैट इफिशियंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5%। इफिशियंसी जब दे देंगे तो तुम्हें बस इतना याद कर लो इफिशियंसी अगर क्वेश्चन में दी है सोर्स की, तो जो पावर गिवन है ये यूज नहीं करनी, जितनी इफिशियंसी दी उसका परसेंटेज निकालो, समझ लो ये इनपुट पावर हो गई। अगर इफिशियंसी दी है तो ये कौन सी पावर मानी जाएगी, इनपुट, और फॉर्मूले में कौन सी पावर यूज होगी, आउटपुट, तो आउटपुट पावर हो जाएगी। इफिशियंसी अगर दी होगी तो ऐसा करोगे, इनपुट पावर से इफिशियंसी निकाल लोगे, इनपुट पावर इंटू इफिशियंसी कितनी दी है 2.5 अपॉन 100। इनपुट पावर कितनी दी 100, तो 100 इंटू 2.5 अपॉन 100 यानी आउटपुट पावर कितनी आ गई 2.5 वॉट। बात समझ में आ गई। अगर इफिशियंसी ना दी होती तो आउटपुट पावर यही 100 वॉट ही ले लेते, समझ आ जाता कि नहीं। अब कह रहे हैं वो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताओ, तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, क्या करते हो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या होगी पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सी पावर यहां लिखते हैं, आउटपुट, और ये किसके बराबर कर देंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, यही तो इंटेंसिटी होती है, सबकी वैल्यू पता है। आउटपुट पावर कितनी रखोगे यहां 2.5, 4 पाई आर कितना दिया है 3, और बाकी सब जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, ई नॉट स्क्वायर निकालना है और सी की वैल्यू जानते हो, निकल जाएगा ई नॉट के नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेशन नहीं कराते हैं, आंसर वो एप्सिलॉन नॉट इन सबके टर्म्स में पूछते हैं, और करवाएंगे भी तो कर लोगे कैलकुलेशन, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है, उससे बी नॉट निकल जाएगा, कर लोगे। अब हैं क्वेश्चन देखो, ये है 2024 का क्वेश्चन। if the ratio of relative permeability and relative permittivity of a uniform medium is 1:4, किसका रेशियो दिया है बताओ, म्यू आर बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेशियो क्या दिया है 1/4। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई लिखा है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या लिखा है एच, तो अब बताओ क्या होगा, क्या निकालना है ई नॉट बाई एच, और एच को बताओ क्या लिख सकते हो बी नॉट बाई म्यू नॉट, तो ई नॉट बाई बी, और म्यू नॉट जो है उसकी जगह चूंकि वेव दिया नहीं कि किस मीडियम में मूव कर रही है ना, परमेबिलिटी दी है मीडियम की, इसका मतलब वैक्यूम में मूव नहीं कर रही है, तो बी नॉट बाई म्यू लिख देंगे, तो यहां पर मीडियम म्यू आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। अब वैल्यू रख लो, ई नॉट बाई बी नॉट क्या होता है बताओ, वी, सी नहीं वी, मीडियम है ना, तो ई नॉट बाई बी नॉट क्या होगा वी, तो वी इंटू म्यू लिख देंगे। बात समझ में आई, बताइए। तो ई नॉट बाई बी नॉट वी हो गया, वी को लिख दिया वी, मतलब ई नॉट बाई बी नॉट हो गया वी इंटू म्यू। वी क्या होता है बोलो 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, अभी याद बताया था पीछे। म्यू क्या होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, सॉरी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये तो म्यू होता है किसी भी मीडियम का म्यू। नीचे वाले म्यू को भी यही लिखो, या सीधे सीधे उसको ऊपर लिखो ही ना, कट कर दो, जो कट हो सकता है, जो कट हो सकता है उसको कट कर देते हैं। v को v लिखा, v को क्या लिखा 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, ये होता है v का फॉर्मूला। वैक्यूम होता है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऊपर म्यू है, बताओ एक म्यू से म्यू कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचेगा बताओ, सॉल्व करें तो √μ बाई एप्सिलॉन। म्यू बाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, म्यू को क्या लिख सकते हो
म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का रूट दिया है 120 पाई, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 म्यू आर दी है, ठीक है नहीं, तो एप्सिलॉन आर की जगह 4 म्यू आर लिख देते हैं, तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर की जगह 4 म्यू आर लिख देते हैं, यही तो दिया हुआ है। म्यू आर कैंसिल हो गया, 1/4 का रूट लोगे क्या आ जाएगा 1/2, और रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट कितना दिया 120 पाई, तो 120 बाई 2 कितना हो जाएगा 60 पाई। आई बात समझ में कि नहीं आई? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। बुकलेट में सब आंसर लिखे हैं, है ना, कर लोगे इसको, तो देख रहे हो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सब बस वही फॉर्मूले इधर उधर लगाने आने चाहिए। When light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light कितनी होती, फॉर्मूला पूछा गया, क्या फॉर्मूला होता है मीडियम में, v इक्वल टू 1/रूट म्यू एप्सिलॉन म्यू या c बाई म्यू आर। नहीं बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैसे हुआ समझ में आ गया ना ये। v इक्वल टू क्या होता है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, म्यू इंटू एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, और 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है c, तो उसकी जगह c लिख दिया, बचा क्या नीचे म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो घुमा फिरा के वही फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, अब देखो फ्री स्पेस लिख दिया गया है, यानी स्पीड c लेनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इतनी दे दी गई, हर्ट्ज दी है तो ओमेगा दिया है कि एन दिया है, एन, तो एन दे दिया गया 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, यूनिट से पहचाना करो हमेशा, रेडियन पर सेकंड लिखा होता तो ओमेगा होता। एम्पलीट्यूड कितना दिया है 48, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट अपने आप जान जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट पूछ रहे हैं, निकल जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, E0/B0 इक्वल टू C, कर लोगे। इसमें फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का कोई, उसका एन का कोई इस्तेमाल नहीं है। 2024 में द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सब आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो बताओ ट्रांसफर सही है कि नहीं, इसमें सही नहीं पूछना है, इसमें कह रहे हैं कौन सा गलत है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, ये तो है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, होता है, अभी बताया। दे ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू इतने, सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होना चाहिए इसमें, एक्सेलरेशन। समझ आ गई बात ये, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे कि हमें कोई क्वेश्चन कराने, जो थ्योरी पढ़ ली उसके बाद क्वेश्चन कोई भी हो अपने आप हो जाएगा अगर थ्योरी याद है। हम तो इसलिए करा रहे हैं कि थोड़ा तुम्हें अंदर से अच्छा लगे कि देखो नीट के कितने आसान सवाल हैं, हम कर सकते हैं, इसलिए करा रहे हैं। बाकी इन क्वेश्चनों का कोई पर्पज नहीं, सब जो पीछे लिखा वही पूछा गया। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, वेव किधर जा रही है बताओ, ये वेव का डायरेक्शन है। वेव का डायरेक्शन मतलब एस इक्वल टू ई क्रॉस बी में किसका डायरेक्शन है, ये एस का डायरेक्शन। Which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field respectively? कौन सा वेक्टर सही डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो बताओ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का सही डायरेक्शन। अब देखो S का डायरेक्शन क्या दिया है x, तो E क्रॉस B का डायरेक्शन भी क्या आना चाहिए x, तो जिसमें देख लो E क्रॉस B का डायरेक्शन x आए, x का मतलब क्या है I कैप, वो सही आंसर हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना तो जानते हो कि नहीं, कर लोगे। डायरेक्ट ना कर पाओ तो वो बना के कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट कर लो। जैसे पहला करते हैं, J क्रॉस प्लस के, ये E हो गया, और क्रॉस B कितना दिया है J प्लस के, वो भी J प्लस के दिया। करो, चाहे डायरेक्ट कर लो चाहे वो डिटरमिनेंट बना के करो। डायरेक्ट करोगे तो पहले J का इन दोनों के साथ करोगे, फिर K का इन दोनों के साथ करोगे। बताओ J क्रॉस J कितना हो जाएगा, 0, सेम वालों का 0 होता है। J क्रॉस K I, ये हो गया। K क्रॉस J माइनस I, और K क्रॉस K 0, ये तो 0 आ गया। क्या हो सकता है, दूसरा चेक करो।
माइनस जे क्रॉस के क्रॉस जे प्लस के क्रॉस माइनस जे माइनस के। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? बताओ। माइनस जे 0, माइनस जे माइनस के आई, जे क्रॉस के आई, माइनस माइनस प्लस, प्लस के, ये प्लस था ना, प्लस के और माइनस जे, के क्रॉस जे क्या होगा? आई जे के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, और ये माइनस जे है तो प्लस आई, और के क्रॉस माइनस के 0। आई आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2i आया, 3i आया, डायरेक्शन तो आई होगी, सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड। समझ आ गई बात कि नहीं? आगे करके चेक कर सकते हो, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस मच, कैलकुलेट द वेवलेंथ। निकाल लोगे? सीधा फॉर्मूला कैसे? ये k हो गया और k इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये k हो गया और k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। कर लोगे? अब कर लोगे मेरे ख्याल से। ये कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ई आरएमएस दिया है, तो बताओ ई नॉट निकाल लोगे? ई नॉट क्या होता है? ई आरएमएस इंटू √2। अब कह रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। सी क्यों किया? क्योंकि लिखा है फ्री स्पेस। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा भी पढ़ के जाओगे तो कर लोगे। फिर देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया, एक बार और देख लो। वेव किधर जा रही है? आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस। तो वेव यानी एस का डायरेक्शन आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? जे कैप में, प्लस वाई है तो जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया, एस इक्वल टू ई क्रॉस बी, वही तो होता है, एस इक्वल टू ई क्रॉस बी। इस फॉर्मूले से मैच करो, एस आई कैप है, ई जे कैप है, तो बी का डायरेक्शन क्या हो कि आई कैप आ जाए? के कैप, और के कैप क्या होता है? प्लस जेड। समझ आ गई बात ये? अब करना अपने आप, ठीक है ना? अब जैसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1:1। जब वेव ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 1:1। बताइए। तो जो थ्योरी पढ़ी अब कर लेना अपने आप, ठीक है ना? अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं, अपने आप करना। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ और नहीं होती, बस इतना समझ लो, जैसे कैपेसिटर के केस में लिया जाता है। जैसे जब इसको चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो करंट फ्लो होती है, तो वायर में तो हम लोग करंट क्या दिखा देते हैं यहां पर? आई। लेकिन यहां से यहां तक करंट होती, फिर यहां करंट आ जाती, बीच में करंट गायब। तो मैक्सवेल ने यह कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि करंट डिसकंटिन्यूअस हो जाए? जब इधर पूरे कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रही तो बीच में गायब कैसे हो गई? इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर भी कोई ना कोई करंट होनी चाहिए, करंट तभी तो कंटिन्यूअस हो पाएगी। और इसी करंट को, यही करंट जब वायर में फ्लो हो रही होती तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन करंट। ये आईसी कौन सी करंट है? कंडक्शन। वही करंट है सिंपल जो आप पढ़ते आए हो पीछे, बस इसको स्पेशली यहां क्या नाम दे दिया गया है? कंडक्शन करंट। और यही करंट जब कैपेसिटर के अंदर जाती है तो इसी करंट को, चूंकि हम लोग पहले पढ़ते नहीं थे इसके अंदर करंट होती, मैक्सवेल ने कहा होनी चाहिए, कई तरह से डिराइव किया, वो हमें जरूरत नहीं जानने की। तो उन्होंने जो अंदर करंट बताई कि कैपेसिटर के अंदर भी करंट होनी चाहिए, इसको क्या नाम दे दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस कंडक्टर के अंदर की करंट का नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई? और आप बताओ, जब ये पूरी करंट कंटिन्यूअस है तो अंदर वाली करंट और बाहर वाली करंट सेम होगी कि बदल जाएंगे? सेम होगी, तभी तो पूरी कंटिन्यूअस रहेगी। तो आईडी इक्वल टू क्या होगा? आईसी। बात समझ में आई? तो बस ये बहलाने के लिए है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, जो करंट पढ़ते हो वही डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या होता है फॉर्मूला इसका? इतने तरह से लिखते हैं। अगर कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है तो बताओ, अगर तुमसे हम कहते हैं कैपेसिटर का चार्ज क्यू है और Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे देते Q इक्वल टू 2t² + 3 और तुमसे करंट पूछते तो क्या करते तुम? dQ/dt। यही तो करंट होती। अब इसी को हमसे कंडक्शन करंट पूछा जाएगा तो भी हम कहेंगे dQ/dt होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाएगा तब भी क्या कहेंगे? dQ/dt। लिख सकते हैं। ये कहां से आया?
इसको और क्या नाम देते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। कैसे लिखा गया देखो, बताओ अंदर फीड क्या होता है? अब तुम लोग अब जो है सिग्मा भाई इतना कम से कम रिस्पॉन्ड किया करो, पढ़ के आया करो कि मेरी हिम्मत बनी रहे। अगली बार से पहले अभी इतना बुखार है और हम क्लास ले लेते हैं और पता चला अगली बार से एक छींक आ जाए तो 3 दिन एब्सेंट हो गए। तो अभी ऐसा मत करो कि ऐसा हो, पढ़ा लें हम, कुछ तो मोटिवेशन चाहिए पढ़ाने के लिए कि कुछ करो। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये करंट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लिखना है, इस पे चार्ज है तो फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होती थी चार्ज डेंसिटी। तो अब बताओ यहां से सिग्मा कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई। सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए इक्वल टू क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ई। क्यू कितना आ गया बोलो? एप्सिलॉन नॉट ए ई। हो गया? फिर इसी फॉर्मूले में फिट कर दो डी क्यू बाई डी टी। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू रख दो। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, डिफरेंशिएट क्या हो गया? डी बाई डी टी। कैसे आया समझाई बात है? ये लिख सकते हैं, जो डाटा दिया होगा वो यूज कर लोगे। चार्ज दिया है तो ये कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो ये कर लोगे, और पोटेंशियल दिया है ये कैसे आया? फिर वही फॉर्मूला यही अकेला है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस बार वो आपसे कह देंगे Q इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया इसमें। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटेंस C है तो बताओ चार्ज कितना होगा? CV। फिर करंट क्या होगी बोलो? डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी में C कांस्टेंट है, V को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? dV बाई डी टी। समझ आती बात ये? तो C dV बाई डी टी ये हो जाएगा, कर लोगे? बात समझ आ गई है? तो ये करंट का फॉर्मूला होता है। इस तरह से करंट को हम लोग लिख सकते हैं। 3 में से जो डाटा दिया होगा, हर डाटा पे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और नए तरह से आ सकता है। तो क्या आ सकता है, क्या आ चुका है देखो, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स लिखना हो। इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, नया आएगा तो इस पर आएगा। प्लेट्स, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनको सर्कुलर मान लो। एक ऐसी प्लेट, ये थोड़ी गड़बड़ सड़बड़ बनी है, इधर बना देते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी भी हो सकती है। यहाँ कैसी प्लेट्स ली गई हैं? सर्कुलर। ये सर्कुलर प्लेट्स हैं इस तरह से। इनको अगर ऐसे डॉटेड मिला लें तो क्या ये सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है? बताओ। और इस पूरे सिलेंडर में करंट कितनी फ्लो हो रही है बताओ? ID। यहाँ से IC करंट आ रही है, इसी को अंदर क्या नाम दे देते हैं? ID। तो यानी टोटल जो करंट फ्लो होके जा रही है ऐसे, वो करंट कितनी है? ID हो जाएगी। और ये अभी कुछ पूछेंगे, याद तैयार है ना? ये क्या हो गया सिलेंडर का? एक्सिस। ये प्लेटों की रेडियस यानी सिलेंडर के रेडियस। सिलेंडर है नहीं कोई यहाँ पर, इसको सिलेंडर जैसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? सिलेंडर मान लिया। अब तुम बताओ, अगर एक सिलेंडर जैसा स्पेस है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो क्या ये सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? करेगा। सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, हॉलो सिलेंडर हो तो और सॉलिड सिलेंडर हो तो। हॉलो सॉलिड से इससे नहीं मतलब है कि अंदर मटेरियल भरा है कि नहीं भरा। करंट पूरे एरिया में फ्लो हो रही है तो क्या मानेंगे? सॉलिड। और करंट किनारे किनारे केवल बाउंड्री में से जा रही है तो हॉलो। ये कैसा सिलेंडर बनेगा? सॉलिड। पूरे एरिया से जा रही है। क्या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था? बोलो उसके एक्सिस पर क्या फील्ड होगा? 0। सेंटर से r डिस्टेंस अंदर क्या फील्ड होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्मॉल r अपॉन r स्क्वायर, ये होगा। सरफेस पे क्या फील्ड होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। सरफेस से बाहर क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई स्मॉल r। तो होगा, बस यही लिखा होगा। r लेस देन r इक्वल टू r का मतलब है एक्सिस से r डिस्टेंस अंदर, मतलब बाहर नहीं निकले, प्लेटों के अंदर ही रहे। क्या फील्ड होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ir बाई r स्क्वायर। आई करंट कौन सी है? ID। सरफेस पे जाएंगे तो म्यू इतना हो जाता है, और इसी में ID की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो ये आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। एक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी था, जो लास्ट क्वेश्चन था ये, और हमने कहा था इसको तैयार करो, इंपॉर्टेंट है ना? तो ये हो जाएगा। ये कहां से आया? ID की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये आ जाएगा। जरूरत नहीं उतना डिटेल जानने की, याद कर लो। और सरफेस से बाहर है तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2id बाई स्मॉल r। बाहर है तो क्या होगा? स्मॉल r। बाहर का मतलब ये सिलेंडर बना हुआ है, ये एक्सिस हो गया, यहां से बाहर है तो डिस्टेंस स्मॉल r ही तो यूज होगी।
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ID बाई स्मॉल आर। अंदर और बाहर वाले फॉर्मूलों पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरफेस वाला फॉर्मूला, कि अगर सरफेस पे एज पे पूछ लें कि प्लेटों के एज पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ये फॉर्मूला होगा। और इसमें अगर d बाई dt दिया है तो इस फॉर्म में आंसर आता है, r और c की वैल्यू रख लोगे, ये सॉल्व हो जाए। याद कर लो उसको प्रॉपर्ली। क्वेश्चन भी दिया है हमने ऐसा, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वेरीज एज दिस मच। ये किसकी वैल्यू दे दी गई? d बाई dt। रेडियस ले दिया गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है बताओ? एज ऑफ द प्लेट्स। और बताओ एज ऑफ द प्लेट्स का फॉर्मूला, एज का मतलब कहां पर? सरफेस पर। इसको एज भी लिख लो, r इक्वल टू r या एज ऑफ द प्लेट्स। यहां पर आपसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो बताओ फॉर्मूला क्या है? ये होता है। और इसी में ID की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, है ना। अगर किसी को इसका सोल्यूशन जानना है, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन देखो, उसमें सॉल्व करा है हमने। तो r बाई 2, इसको जरूरत नहीं जानने की, याद कर लो, r बाई 2 स्क्वायर DE बाई dt। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा सीधे, बोलो, r बाई 2c स्क्वायर d बाई dt। रेडियस कितनी दी है बोलो? 3 इंटू 10 टू द पावर -2। c कितना दिया है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और d बाई dt की वैल्यू डायरेक्टली कितनी दी है? 10 टू द पावर 12। गुणा भाग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। नया क्वेश्चन आएगा, अच्छा पेपर आएगा, तो जो बातें हमने बताई उन्हीं में से आएगा, और बाकी पुराना आया तो सब कुछ वही आएगा जैसे आया। ये क्वेश्चन जैसे आया था, इसमें कह रहे हैं 100 ओम रेजिस्टेंस, फिर अभी कुछ पूछेंगे, एंड ए कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस। इससे कुछ समझ में आया? बात किसकी हो रही? किसकी? AC चैप्टर की। रिएक्टेंस किसमें होता था? AC। यानी क्वेश्चन AC का है, पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गया है। 100 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस। 100 ओम रिएक्टेंस का मतलब ये किसकी वैल्यू दी है? XC की, है ना। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट सोर्स। ये 220 वोल्ट क्या दिया है? RMS, VRMS। तो ये सर्किट हो गया, कैपेसिटर है ये और रेजिस्टेंस है ये कौन सा सर्किट की बात हो रही है? RC। और ये हो गया 220 वोल्ट का वोल्टेज। ये हो गया, इसका XC दिया है 100 ओम, इसका R दिया है 100 ओम। When the capacitor is 50% charged, the peak value of displacement current। अब देखो जबरदस्ती वो तुम्हें मतलब वो कर रहे हैं कि मतलब कि आप समझ ना पाओ। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहे हैं, तुम बताओ जो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से अंदर जानी जाएगी वही बाहर कौन सी करंट होती है? IC। और वही अपने लेवल पर I होती है। यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहे हैं सीधे सीधे। डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर किया करो, जहां लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, इग्नोर करो। I पूछ रहे हैं, सिंपली I पूछ रहे हैं, I बताना। और I की भी कौन सी वैल्यू पूछ रहे हैं? पीक वैल्यू। बताओ क्या फॉर्मूला लगाते थे करंट और वोल्टेज के लिए? AC सर्किट में एक ही फॉर्मूला था, V नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू रेजिस्टेंस। प्योर कैपेसिटर होता था तो रेजिस्टेंस का मतलब XC, प्योर इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस का मतलब XL, प्योर रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस। और अगर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब इंपीडेंस। इंपीडेंस को Z से लिखते थे। बताइए, तो V नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू Z होगा। I नॉट कितना हो जाएगा बताओ? V नॉट बाई Z, ये होगा। पीक वैल्यू जो होती है वो RMS इंटू √2 होती है, तो इसकी RMS वैल्यू 20 है, तो पीक वैल्यू क्या होगी? 220 √2। और Z होता है, याद करो क्या बताया था, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां क्या नहीं है? XL। तो XL छोड़ दोगे, जीरो नहीं कराओगे, हटा दोगे उस टर्म को। जीरो कराना अलग चीज है, हटा देना अलग चीज है। जीरो कराने का मतलब XL की जगह जीरो रख दोगे, हटा देने का मतलब उसको हटा दोगे। हटा दिया करो, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। उस टर्म को छोड़ दो, XL को छोड़ दो, तो बताओ क्या बचा? R² प्लस XC²। तो ये तो हटा दिया, है ना, ये तो हटा दिया, ये तो हटा दिया। तो क्या आया बताओ? I नॉट इक्वल टू
220√2, ये तो आएगा, डिवाइड बाय आर कितना है 100, और ये कितना है बताओ दूसरा वाला भी 100, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 100√2 आ जाएगा, √2 कैंसिल हो गया, 220/100 2.2, तो क्या आंसर आएगा बोलो 2.2 एम्पीयर। समझ आई बात की नहीं? इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब था, एसी का सवाल है, लेकिन वो जबरदस्ती इस तरह बनाते हैं कि लगे कि कठिन सवाल है, कैसे करेंगे। अच्छा ये कहो सर 50% चार्ज है, इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं किया आपने। जब हमसे पीक वैल्यू वो पूछ रहे हैं हमसे, तो क्या मतलब 50% चार्ज है कि 30% चार्ज है? पीक वैल्यू तो फिक्स है, बात समझ में आई? जैसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछते हैं कि जब 50% चार्ज है उस वक्त करंट कितनी है, तो फिर गड़बड़ होती। जब हमसे पीक वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये तो जबरदस्ती के बिना मतलब की बात दी है, इसका कोई यूज ही नहीं पीक वैल्यू। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, लिखा नहीं है इसमें, बुकलेट में लिखा होगा। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V = V0 sin ωt। ये वोल्टेज दिया, पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए प्लेटों के बीच में क्या होगी। बताओ फॉर्मूला बताया अभी, जरा डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले याद करो एक बार, कौन कौन से होते थे? dq/dt, और क्या था बोलो? ε0 A d/dt, और क्या था? C dV/dt। ये किसको सूट कर रहा है? C dV/dt, V दिया हुआ है तो C × dV/dt ओरल कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो V0 ओमेगा cos ωt, तो CV0 ओमेगा cos ωt। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट। समझ आ गई बात है? A source AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। अब फिर देखो AC का सवाल है, डिस्प्लेसमेंट करंट जबरदस्ती नाम घुसा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा हो उसको इग्नोर करो, डिस्प्लेसमेंट को करंट मान के सवाल करो। तो कह रहे हैं AC सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर C, यानी ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का क्वेश्चन हो गया। ये हो गया डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी घटा दी गई है, फ्रीक्वेंसी को घटा दिया गया। पूछ रहे हैं क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब करंट की बात हो रही बताओ इसमें करंट क्या होगी? नहीं, करंट का फॉर्मूला बोलो। रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखें? I = V/R होता है, क्या लिखें? XC क्या होता है? 1/ωc, तो V0 ωc आया। ओमेगा क्या होता है? 2πN या 2πf, जो लिख दो। तो बताओ करंट F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? F घटा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, घटाया गया है, घटाई गई फ्रीक्वेंसी, तो बताओ करंट क्या होगी? घट जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। इन दोनों में लिखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, गलत है, बढ़ जाएगी। समझ आई बात है? और यहाँ कह रहे हैं डिक्रीजेस, गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। समझ आ गई बात है? इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब था, इसमें AC का क्वेश्चन था। ये भी वही है, कर लोगे आगे। मैक्सवेल इक्वेशन, जो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस में करेक्शन किया था, 4 इक्वेशंस होती है मैक्सवेल इक्वेशन। पहली होती है वही जो गॉस थ्योरम होती थी, वो मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर आती, जानते हो सब लोग। दूसरी इक्वेशन ये किस नाम से जानी जाती है? गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रल B.ds = 0। ये किस नाम से जानी जाती है? E.dl = -dφ/dt, फ्राइडे वाला। और ये एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में हम लोग केवल कौन सी करंट यूज करते थे? IC, और उन्होंने बताया IC के साथ ये कौन सी करंट लिखी है? ID। तो कब कहां यूज होगी? अगर वायर के लिए एम्पियर्स लॉ लगाओगे इस हिस्से में, जैसे ये कैपेसिटर है और इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, तुम ये IC होती है और अंदर कौन सी होती है? ID। तो अगर एम्पियर्स लॉ तुम वायर में लगाओगे यहां, तो कौन सी करंट यूज करोगे? IC, और यहां लगाओगे तो कौन सी यूज करोगे? ID। दोनों कहीं आएंगे नहीं एक साथ, तो वायर के लिए केवल IC आएगी, कैपेसिटर के अंदर केवल ID आएगी, लिखने में दोनों लिख दी जाती। समझ आई बात है? इसी को बोलते हैं मैक्सवेल्स करेक्शन फॉर एम्पियर्स लॉ, है ना। तो अगर कभी आ जाए मैक्सवेल ने क्या करेक्शन किया था, तो एम्पियर्स लॉ में केवल I बताया था उन्होंने होता है, और हम लोगों का I मतलब IC होता था,
वायर वाली करंट को आईसी बोलते हैं, कंडक्शन करंट। और एम्पियर ने मैक्सवेल ने बताया इसमें साथ में कौन सी करंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर ये ना लेते तो यहां एम्पियर्स लॉ फेल हो जाता, अब आईडी लेने से फेल नहीं होगा, और आईडी आईसी बराबर ही होते हैं दोनों। तो बस ये मैक्सवेल करेक्शन हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम समझते हो, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के झुंड, कौन कौन सी वेव्स आती हैं वो लिखी हुई हैं, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट, और ये विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, और ये रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में काफ़ी रेंज होती है, तो एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो, है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब सब तो याद नहीं कर सकते हो, कर लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है ना, लेकिन आपको बता देते हैं क्या याद कर लो। ये इनका रेंज होता है, ये याद कर लो ऐसे, RMI वोक्सी, आर मतलब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, है ना। आगे जाने पे वेवलेंथ क्या होती है, घटती है कि बढ़ती, घटती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है ना। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, गामा की, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा की। तो सब याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं याद कर सकते हो बाय चांस तो एटलीस्ट एक्सरे की, विजिबल रेज की, और माइक्रोवेव्स की, इनकी रेंज याद कर लो, है ना। ज्यादातर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। तो ये लिखी हुई है, याद कर लेना इसी में से। और रेडियो वेव्स का सबसे लंबा रेंज है, तो पूरा ना याद कर सको तो हाईएस्ट और लोवेस्ट याद कर लो। ये 15 में क्वेश्चन आया था, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इतने एनर्जी से भी आंसर क्वेश्चन आता है। तो कह रहे हैं किस स्पेक्ट्रम के किस पार्ट को ये बिलोंग करती है। एनर्जी दी है तो वेवलेंथ निकाल लोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब फोटोन, और फोटोन के लिए आपसे बताया था एनर्जी, आगे पढ़ेंगे कल वाले चैप्टर में। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो अब बताओ यहां से अगर एनर्जी पता है तो लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। तो एनर्जी दी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको क्या लिख सकते हो, 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 12400 बाई लैम्डा। लैम्डा निकल जाएगा यहां से, लैम्डा इक्वल टू कितने एंगस्ट्रॉम, और तुम्हें रेंज याद ही होगी, रेंज से मैच कर लो, जिस रेंज से मैच हो जाए वो आंसर हो जाए। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और इसका आंसर एक्सरे है, ये कराया टेस्ट में, क्वेश्चन दिया था हमने, सॉल्व कराया था, तो मुझे याद है आंसर एक्सरेज आता है। तो अब जैसे ये देखो एक्सरे का क्वेश्चन आया, तो ज्यादातर क्वेश्चन या तो एक्सरे के आते हैं, या विजिबल, या माइक्रोवेव्स। तो ये 3 कम से कम याद कर लो। ये आया था क्वेश्चन, ये 2022 में आया था, मैच करना है। अब देखो मैच करने का तरीका बताते हैं। वैसे तुम याद ही करके हर काम नहीं कर सकते हो, थोड़ा दिमाग से करोगे तब भी हो जाएगा। जैसे इसमें मैच करना है, अब देखो एक्सरे इसमें दिया है कि नहीं दिया, RMI वोक्सी के हिसाब से एक्सरे एकदम लास्ट में आता है। एक्सरे के बाद केवल कौन आता है, गामा। गामा इसमें है नहीं, इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, एक्सरे की, और सबसे कम कौन सी है, 10⁻⁻10। तो ये हो गया एक्सरे। आई बात समझ में। तो D से 1 मैच करेगा। अब D से 1 यानी ये नहीं हो सकता, 3 में से एक होंगे, है ना। अब एक्सरे के बाद याद करो इसमें कौन आता था, RMI वोक्सी, है ना, वोक्सी। तो एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट आता है, वो दिया नहीं है ना। विजिबल आता है, वो भी नहीं दिया। इंफ्रारेड आता है, वो दिया। तो इसका मतलब एक्सरे से थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इंफ्रारेड की। अब एक्सरे से थोड़ा ज्यादा कौन है इसमें, 10⁻⁻4, ये तो जान जाओगे, थोड़ा ज्यादा। तो इंफ्रारेड किससे मैच करेगा, 4th ऑप्शन से। तो इंफ्रारेड मैच करेगा 4th ऑप्शन से, है ना। तो C का 4, अब C का 4 पता चल गया, 3rd ऑप्शन, है ना। समझ आता है कि नहीं। मान लो और मैच करने होते, ना मैच करता तो माइक्रोवेव्स। अब इंफ्रारेड के बाद कौन आता है, माइक्रो आता है। माइक्रो जब आता है तो माइक्रोवेव्स जो है वो किस में आता है, मतलब इंफ्रारेड से ज्यादा होगी थोड़ी। अब थोड़ी ज्यादा तो 10⁻⁻4 से थोड़ा ज्यादा कौन है, 10⁻⁻2। तो माइक्रोवेव्स इससे मैच कर रहे हैं, और फिर बचा कौन, रेडियो वेव्स, वो इससे मैच कर रहे हैं। समझ आता है कि नहीं है। तो आपको जरूरी नहीं कि याद हो तभी कर पाओगे, तो रेंज याद है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन किया जा सकता है। कर लोगे इसको।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। समझिए आगे बात ये, तो देख रहे हो वही सब आता है, सबसे कम वाला, सबसे ज्यादा वाला, मेन छोटे छोटे। और ये तो अब इसको रिवाइज कर लो, बाकी कल मिलते हैं, है ना।